पीडीएम की हुकूमत ने पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के मसाइल को हल करने के लिए अपने दौरे हुकूमत के अख्ताम के करीब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम की है, जिसमें बज़ाहिर लगता ये है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम पावर सेंटर्स को ऑन बोर्ड लिया गया है और बुनियादी तौर पे इस स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के जो 5 साल के टारगेट्स हैं उनके बारे में ये दावा ये किया जा रहा है कि 2 मिलियन के करीब तकरीबन नई डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी, 10 मिलियन इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, $70 बिलियन की एक्सपोर्ट हासिल हम कर पाएंगे और 70 बिलियन की ही इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन इस SIFC के नतीजे में पाकिस्तान अचीव कर पाएगा और उसके अलावा $100 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी और हमारी इकॉनमी 2035 तक $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगी। लगता ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को लेके एक सीरियस किस्म की डिबेट है जो कि जारी हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक मसाइल की वजह से पूरी दुनिया की ग्लोबल जो न्यूज़ आउटलेट्स है उनमें एक ऐसे अ, मुल्क के तौर पे सामने आया है जिसके अंदर हमेशा से पाकिस्तान इकोनॉमिक मसाइल के अंदर घिरा हुआ नज़र आता है और IMF और दूसरे लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के मरहून मिन्नत पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाने की कोशिश की जाती है। तो आज की वीडियो में हम स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के पीछे जो इकोनॉमिक्स है और जो इकॉनमी का पर्सपेक्टिव है उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो जो प्रायोरिटी एरियाज हैं वो बुनियादी तौर पे 5 हैं जो कि उस नोटिफिकेशन के अंदर हाईलाइट किए गए हैं कि इस जो इकोनॉमिक काउंसिल होगी वो डिफेंस के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, मिनरल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनर्जी को एज प्रायोरिटी एरिया लेके पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल को हल करने की कोशिश करेगी। डिफेंस और एनर्जी सिंस इनवर्ड लुकिंग ऐसे 2 एरियाज हैं जिनका डायरेक्ट इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के ऊपर उस तरह से असर नहीं पड़ता और ना ही डिफेंस और एनर्जी के ऊपर काम करके हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को उस तरह से अपने इकोनॉमिक लेआउट के ऊपर या मैक्रो या माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर मैप करते हैं। पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है दैट इज लिंक्ड विद पाकिस्तान इकोनॉमिक पॉलिसी और पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी इज लिंक्ड विद पाकिस्तान एनर्जी पॉलिसी। तो इस हवाले से इसका जो इम्पोर्टेंस है एनर्जी की वो पाकिस्तान के इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमिक मसाइल से तो ज़रूर है, लेकिन अगर पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म जो करंट अकाउंट डेफिसिट के मसाइल हैं और पाकिस्तान के अंदर जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं आती तो उसको अगर हम एनालाइज करें जो कि इस वीडियो का स्कोप भी है तो हमें इन 5 प्रायोरिटी एरियाज में से डिफेंस और एनर्जी को निकालना होगा फॉर नाउ। तो जो बाकी 3 एरियाज हैं आइए उनको एनालाइज करते हैं कि मिनरल्स, IT और एग्रीकल्चर के पाकिस्तान के मौजूदा क्या हालात हैं, पाकिस्तान की मौजूदा स्टैंडिंग क्या है और इसके अंदर कितना पोटेंशियल मौजूद है। सबसे पहले अगर हम मिनरल्स को देखें तो मिनरल्स पिछले तकरीबन 20-22 साल का अगर डाटा हम एनालाइज करें तो ये कभी भी पाकिस्तान के GDP के 1% को भी अचीव नहीं कर पाया। तो अगर हम मिनरल्स को एक ऐसा सोर्स कंसीडर करने लगे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने पाकिस्तान के इकोनॉमिक टर्न अराउंड की बुनियाद रखनी है तो मेरा ख्याल है कि इसको भी रिविजिट करने की ज़रूरत है कि हम जिस सेक्टर का पाकिस्तान के GDP के शेयर के अंदर 1% से भी कम कंट्रीब्यूशन है तो उसके ऊपर जितना मर्जी जोर लगा लेंगे उससे पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक मसाइल उस तरह से हल नहीं होंगे। पिछले दिनों हामिद मीर ने भी एक वीडियो की है जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि पाकिस्तान के अंदर वजीरिस्तान के अंदर शायद इतने ज़्यादा मिनरल मौजूद हैं जिसका जो उस वीडियो के अंदर दावा किया गया है वो 6 ट्रिलियन के करीब का है। $6 ट्रिलियन बहुत बड़ी एक अमाउंट होती है और उस वीडियो के अंदर ही उनके इस दावे की कॉन्ट्रडिक्शन भी मौजूद है जब वो वहाँ पे मौजूद इंजीनियर से पूछते हैं कि हमने यहाँ से जो डॉलर्स कमाए हैं वो कितने हैं तो जितने भी अमाउंट्स बता रहे हैं वो सारे मिलियंस में हैं। तो पहले हम मिलियंस में भी कमा रहे हैं उसके बाद बिलियंस आएंगे और उसके बाद ट्रिलियन की बात आएगी। तो वो भी एक दावा अ, अभी हमें देखना होगा आने वाले वक्त के अंदर कि क्या उसके पीछे कोई सब्सटेंस नजर आता है। इस क्लेम को प्रूव करने के लिए क्या सिग्निफिकेंट सब्सटेंस है या कोई डाटा है या वाकई कोई ऐसी डिस्कवरी होती है जिसे मिनरल्स की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान अपने जो इकोनॉमिक टर्न अराउंड है उसको करने की बुनियाद रखना चाहता है। तो बुनियादी तौर पे जो बात मैं स्टैब्लिश करना चाहता हूँ कि जो मिनरल्स हैं इनकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक मसाइल को हल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें जो पोटेंशियल है वो 1% के करीब है। उसके बाद IT एक्सपोर्ट्स की बात है। इस वक्त IT एक्सपोर्ट पाकिस्तान के GDP के साइज का 1% है जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। 3.5 बिलियन के करीब हम IT एक्सपोर्ट से कमाते हैं और इन तीनों में से अगर हम देखें जिसके अंदर प्रोडक्टिव कैपेसिटी
का जो मार्जिन है वो मौजूद है एग्रीकल्चर, मिनरल्स और आईटी में, तो वो आईटी है। आईटी के अंदर जो सबसे बड़ा फायदा होता है पाकिस्तान जैसे ममालिक में, जिसमें हम इंडिया की केस स्टडी को भी एनालाइज कर सकते हैं, कि इसके अंदर जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो मिनिमम है। आपको एक बंदा चाहिए, वो घर में भी बैठ के एक लैपटॉप चाहिए जिससे आईटी एक्सपोर्ट्स को जनरेट किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में मसला ही है कि आईटी एक्सपोर्ट्स अगर हम करेंगे तो पिछले दिनों मुझे ये पता चला कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी आप इंटरनेशनल रेमिटेंस थ्रू बैंकिंग चैनल लाते हैं उसके ऊपर 1% तो हुकूमत टैक्स काट लेती है। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो रेगुलेशंस हैं, हमारा जो एग्जिस्टिंग रेमिटेंसेस को बैंकिंग चैनल से लाने का सिस्टम है वही फ्लॉड है, इन अ सेंस कि आप लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगा के। आप पाकिस्तान में डॉलर क्यों लाते हैं कि अगर आपने डॉलर लाने तो हम 1% आपका टैक्स काटेंगे। तो मेरा ख्याल है उस टैक्स जो कटता है इंटरनेशनल रेमिटेंसेस के ऊपर जो बैंकिंग चैनल से आती हैं वो उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि वो तो डिस्करेज कर रहा है उन लोगों को कि अगर कोई बड़ी रकम भेज रहा होगा, डॉलर्स मिलियंस में भेजेगा, तो उसकी तो जो टैक्स की अमाउंट है, जो 1% टैक्स है, उसको कट जाएगा। तो वो एक ऐसा एक डिस्करेजिंग फैक्टर है जिसको खत्म करने की जरूरत है। तो आईटी एक्सपोर्ट्स एक ऐसा इदारा है या एक ऐसा सेगमेंट है जिससे पाकिस्तान के जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक मसाइल हैं उनको हल किया जा सकता है, कीपिंग इन व्यू कि इसके ऊपर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो बहुत मिनिमल होती है। उसके बाद जो तीसरा प्रायोरिटी एरिया सेलेक्ट किया गया है वो ये है कि हमने एग्रीकल्चर के ऊपर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगानी है। तो 2021 तक जो एग्रीकल्चर था वो हमारी इकोनॉमी का तकरीबन 22% था। जीडीपी के साइज का 22% हमारा एग्रीकल्चर था, तकरीबन 18% के करीब हमारी इंडस्ट्री है और बाकी 52% सर्विस सेक्टर से आता है। तो ये कंपोजिशन है पाकिस्तान के जीडीपी के साइज की। तो अगर पाकिस्तान की मलकियत के अंदर जो नेशनल प्रोडक्टिविटी है पाकिस्तान के अंदर, जीडीपी को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस हो रहा है पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उनमें 22% एग्रीकल्चर से रेलिवेंट होती हैं। और आईजीसी की ये स्टडी है कि हमारे जो टोटल एफबीआर का रेवेन्यू है उसमें जो एग्रीकल्चर से आने वाला है हिस्सा वो 1% से भी कम है। तो अगेन जो हमारी नेशनल वेल्थ की जो ट्रांजैक्शन की कंपोजिशन है वो 22% एग्रीकल्चर के ऊपर है और 22% के ऊपर हुकूमत को टैक्स कितना मिलता है, 1% से भी कम है। अब इसमें मसला ये है कि हम एग्रीकल्चर की जो आउटपुट है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो फार्म की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है। तो अगर हम फार्म प्रोडक्टिविटी के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर देंगे, एग्रीकल्चर आउटपुट के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर देंगे, तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सस्टेनेबल ही नहीं है और उसको हम वायबल तरीके से रन भी नहीं कर पाएंगे। तो टैक्स कहाँ लगना चाहिए? टैक्स यहाँ लगना चाहिए कि लैंड होल्डिंग, आप 25 एकड़ तक की जो लैंड होल्डिंग है उसको एग्जाम्प्ट करार दे दें और इससे ऊपर की जो लैंड होल्डिंग है उस लैंड होल्डिंग के ऊपर आप टैक्स लगाएं, जिससे एक बहुत बड़ा जो रेवेन्यू का सोर्स है, डॉक्टर हफीज पाशा के ख्याल में पाकिस्तान की जो लैंड होल्डिंग है, जो बड़ी लैंड होल्डिंग है, उससे उसकी जो वर्थ बनती है, उसका जो वॉल्यूम बनता है वो तकरीबन 1,000 अरब रुपए बनता है। तो 1,000 अरब रुपए की जो लैंड होल्डिंग, इसके ऊपर अगर आप टैक्स लगा दें तो आपका जो एफबीआर का रेवेन्यू है वो बहुत आगे जा सकता है। लेकिन इसमें भी दुख की बात यह है कि हफीज पाशा और इस जैसे और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के इस बात को हाईलाइट करने के बावजूद हमारे जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने कहा जी हमने एग्रीकल्चर के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया और कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी टैक्स नहीं लगाया। और मजे की बात यह है कि एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन के ऊपर टैक्स लगाना वफाकी हुकूमत के अंडर होता ही नहीं है। ये तो एक सूबाई काम है जो कि सूबे के जिम्मे होता है। आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाना है वो तो सूबे ने लगाना होता है। तो वफाकी हुकूमत का जो वजीर खजाना है वो पता नहीं किस कैपेसिटी में ये कह रहा है कि हमने एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लगाना। अब इसमें इस सारी गुफ्तगू का मकसद क्या है? इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपने इकोनॉमिक टर्न अराउंड करना है तो प्रायोरिटी एरियाज के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप जरूर लगाएं, लेकिन उन प्रायोरिटी एरियाज को भी मद्देनजर रखें कि उनके अंदर एक्चुअली प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर को टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, मिनरल्स को नीचे रखना चाहिए, डिफेंस और एनर्जी भी उतने ही जरूरी हैं, लेकिन इनकी अहमियत पाकिस्तान के इकोनॉमिक टर्न अराउंड में एग्रीकल्चर और आईटी से कम होनी चाहिए, जिसके जरिए पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक मसाइल को हल कर सकता है। तो इसमें करने की क्या जरूरत है? अब इस सारी तमहीदी गुफ्तगू को आप इस पे लाएं,
आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो टोटल एसेट्स की एलोकेशन है, वो आपके सामने है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप हिसाब लगाएँ तो अर्बन रेज़िडेंशियल, रूरल रेज़िडेंशियल, एग्रीकल्चर लैंड और रेज़िडेंशियल जो प्लॉट्स हैं, इनके अंदर जो पैसा इंजेक्टेड है, वो तकरीबन 2500 अरब डॉलर है। 2500 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर अ, जो एसेट्स हैं, पाकिस्तान की एसेट लाइन्स हैं, वो एग्रीकल्चर और रेजिडेंशियल प्लॉट्स, एग्रीकल्चर लैंड, रूरल रेजिडेंशियल और अर्बन रेजिडेंशियल जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर लगी हुई है, जो कि बिल्कुल रेगुलेटेड नहीं है, जिनसे हुकूमत को कुछ पैसा भी नहीं मिलता। और इसके अलावा अगर आप जो रेगुलेटेड सेक्टर है, वो तकरीबन 250 अरब डॉलर का है। तो 250 अरब डॉलर के एसेट एलोकेशन पाकिस्तान के अंदर वो है, जिसके ऊपर हुकूमत को टैक्स भी मिलता है, जो रेगुलेटेड भी है। तो करने की ये ज़रूरत है कि हम अपने जो एसेट्स हैं, उनको प्रोडक्टिव कैपेसिटी और जो एक्सपोर्टेबल सरप्लस पैदा करने वाली एसेट लाइन्स हैं, उनकी तरफ ट्रांसफ़ॉर्म करें। बैंक डिपॉज़िट्स में डालें, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर डालें, इक्विटीज़ के अंदर डालें, गोल्ड के अंदर बेशक डाल दें। लेकिन ये जो हमने पाकिस्तान को एक प्लॉटिस्तान बनाया हुआ है, इसमें पाकिस्तान का 2500 अरब डॉलर डूबा हुआ है। इसमें होता क्या है, इसकी जो इम्प्लीकेशन है, वो समझने की ज़रूरत है। एसेट लाइन होना रियल एस्टेट का ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। इन इटसेल्फ बुरी चीज़ नहीं है। अगर आपके अंदर एसेट लाइन मौजूद है, अगर आपने पैसे रखने हैं, तो आप रियल एस्टेट में ज़रूर पार्क करें। इसकी इम्प्लीकेशन दरअसल ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो टॉप की हमारी एसेट लाइन्स हैं, जो 2500 अरब डॉलर के करीब आती हैं, इनके अंदर जब इन्वेस्टमेंट होती है, तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आने वाला जो मुनाफ़ा होता है, उसके नतीजे में जो डिमांड जनरेट होती है, उस डिमांड को पूरा करने की प्रोडक्टिव कैपेसिटी पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं। अब जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं है, तो पाकिस्तान इस प्रोडक्टिव कैपेसिटी को पूरा करने के लिए इंपोर्ट्स करता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, तो हम आईएमएफ के पास चले जाते हैं। तो एक विशियस सर्कल है कि डिमांड जनरेट करने वाले जो पाकिस्तान के अंदर एसिड लाइन्स हैं, वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं पैदा कर रहे, वो कोई एक्सपोर्टेबल सरप्लस ही नहीं पैदा कर रहे। तो जब तक आपकी इकोनॉमी के अंदर आपके जो सेक्टर्स हैं वो एक्सपोर्टेबल सरप्लस पैदा नहीं करेंगे, उस वक्त पाकिस्तान के जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक मसाइल हैं वो हल नहीं होंगे। आपने अगर इब्तदा कर ही ली है, तो लैंड की जो होल्डिंग है, इसके ऊपर टैक्स लगाने से इस बात को शुरू करें, और जो फार्म की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इसको बढ़ाएं एग्रीकल्चर के हवाले से। आईटी के हवाले से जो 1% आप रेमिटेंसेस के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है, इसको भी ख़त्म करें। और जो मिनरल्स हैं, इनके अंदर एक्सप्लोर ज़रूर करें, लेकिन एक्सप्लोर करने के साथ-साथ होता ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिनरल्स का इस तरह का मसला आता है, उसमें फिर हमें इंटरनेशनल लिटिगेशन में भी जाना पड़ जाता है, और इसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन भी भरने पड़े हैं। तो पाकिस्तान अगर मिनरल्स को भी एज़ ए सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोडक्टिव कैपेसिटी के लेता है, तो मिनरल्स के हवाले से तमाम प्रोजेक्ट्स इस तरह के लगाए जाएँ, जिसमें जो मिनरल्स को प्रोसेस करने की किसी को भी अगर ठेका दिया जाता है, किसी भी हुकूमती फर्म को या प्राइवेट फर्म को या इंटरनेशनल फर्म को, उनको मजबूर किया जाए कि आपने प्रोसेस पाकिस्तान के अंदर ही करना है। पाकिस्तान के अंदर प्रोसेस करके आप उनको बाहर ले जाने की इजाज़त ज़रूर दे दें। तो ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, इसके जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, उनकी जो इकोनॉमी के हवाले से एक इंटरप्रिटेशन मेरे माइंड में आती थी, इसके बारे में मैंने चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में रखी। इसके बारे में एक सवाल भी पूछा गया था, तो कुछ मसरूफियत की वजह से आजकल वीडियोज़ के अंदर वो तसलसल नहीं आ पा रहा। तो जब भी कोई मसरूफियत काम होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कोई एक आध वीडियो बना दूँ। तो इस जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, इसके हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो, तो ज़रूर आगाह कीजिएगा।